डियर स्टूडेंट्स, अपने जोंक के बारे में चर्चा करते थे। तो जो उसकी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपने डाइजेस्टिव सिस्टम या उसका पाचन तंत्र है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो जोंक का पाचन तंत्र है उसको अपने दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले तो उसकी स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल या जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर, और दूसरा उसका फूड फीडिंग और उसका डाइजेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसके जैसे ये डायग्राम देखो आप, और इसमें अपने उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भाग है, जैसे अपने उसकी स्टोमोडियम, मिडगट और प्रोक्टोडियम, तीन भागों में जैसे अपने पढ़ते हैं, है ना। जैसे अग्रांतर हो गई, मध्यांतर और फिर उसकी पश्चांतर। तो जो भाग है उसमें सबसे पहले उसका प्रीओरल चैम्बर, फिर दूसरा उसकी बकल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेग्स, क्रॉप, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, इन भागों में अपने इसको विभाजित करते हैं। तो स्ट्रक्चरली अपने इसकी चर्चा करें तो जो जोंक है, जोंक की एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक फैली हुई एक सीधी नली होती है, जिसे अपने जो उपरोक्त इसके भाग हैं बकल केविटी से लेके और रेक्टम तक, इसमें विभाजित किया जा सकता है। बकल केविटी, फेरिंग्स और लास्ट इसकी कौन सी, रेक्टम का पार्ट, जो ये अंदर की तरफ से है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चरली बात करें तो अंदर की तरफ से क्यूटिकल युक्त एपिथेलियम, एपिडर्मल एपिथेलियम की द्वारा लेयर्ड रहती है, घिरी हुई रहती है इन कोशिकाओं के द्वारा। और इन तीनों भागों में से ही पहले दो भाग बकल केविटी और फेरिंग्स है वो स्टोमोडियम, और जो अंतिम भाग है रेक्टम वो प्रोक्टोडियम का निर्माण करती है। इसके अलावा शेष जो संपूर्ण आहार नाल है वो अंदर की तरफ से एंडोडर्मल एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा घिरी हुई रहती है, जिसे अपने मिडगट या मिजेंट्रोन कहते हैं। अच्छा, अब अपन सबसे पहले प्रियोरल चैम्बर या जो इसका माउथ है इसकी बात करें तो ये इसके जो पहले तीन खंड है उनके अंदर स्थित रहती है। तो एंटीरियर शक्कर जो इसका होता है उसके वेंट्रल सरफेस पर प्याले के समान एक गड्ढा प्रियोरल चैम्बर होता है। इस चैम्बर की जो छत है, जो या उसका ऊपर का भाग है, उसकी जो झिल्ली है वो क्या वेलम के समान रचना का निर्माण करती है, जिसके मध्य में एक ट्राई रेडिएट छिद्र या जिसे अपने त्रिएरीय छिद्र कहते हैं, जो कि माउथ होता है। जैसे अपने पहले इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें देखा है। अच्छा, माउथ की एक जो अर या रेज है वो मीडियो डोर्सल होती है, यानी मध्य ऊपर की तरफ उसकी डोर्सल भाग है उसके अंदर मीडियल कंडीशन के अंदर होती है, तो मीडियो डोर्सल होती है। और शेष दोनों जो उसके पार्श्व भाग है नीचे की तरफ, तो वो वेंट्रोलेटरल होते हैं। अच्छा, माउथ के चारों ओर तीन लिप्स होते हैं। तो ये इसका जो पहला है प्रीओरल चैम्बर। फिर दूसरी उसकी जो बकल केविटी, तो बकल केविटी की बात करें तो बकल केविटी में माउथ खुलता है, जो कि वेलम के पीछे एक छोटा चैम्बर होता है। इसके स्लाइमी लेयर में धसे हुए अर्धचंद्राकार तीन जबड़े होते हैं, इसके अंदर तीन जो जॉज होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो इसोफेग्स है वो कौन से इसके चौथा खंड है, जो जोंक का चौथा खंड है उसमें स्थित होता है। अच्छा, मुख की प्रत्येक रेज के पीछे एक जबड़ा होता है। तो प्रत्येक रेज के अंदर जैसे ऊपर की तरफ इसका कौन सा हो गया, मीडियोडोर्सल हो गया, और शेष जो दोनों हैं वो कौन से हो गए, वेंट्रोलेटरल होते हैं। अच्छा, प्रत्येक जबड़े के ऊपर एक महीन, अगर जबड़े के स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो जो प्रत्येक जबड़ा है जबड़े के ऊपर एक महीन क्यूटिकल के लेयर इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। ऐसा मान लेते हैं कि ये क्यूटिकल के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जो कि स्वतंत्र किनारों पर मोटी होकर एक रिज का निर्माण करते हैं। जैसे ये अपने जबड़े का जो डायग्राम ले रखा है, तो ये क्या है, क्यूटिकल के द्वारा घिरा हुआ है, और इसके जो किनारे हैं, जो एंड पार्ट है वो क्या है, एक रिज का निर्माण करते हैं। और ये जो रिज होती है इसी के ऊपर इसके जो दांत या जिनको अपने डेंटिकल्स भी कहते हैं कि एक पंक्ति पाई जाती है। इस प्रकार के जबड़े होते हैं वो कौन से होते हैं,
मोनोस्टिकोडोंट टाइप के जबड़े कहलाते हैं। अच्छा, मध्यवर्ती जबड़ा जो इसका है, मध्यवर्ती जबड़े पर इन जो दांतों की संख्या है वो लगभग 103 से लेके 128 तक होती है, और जो पार्श्व जबड़े हैं जो लेटरल वाले हैं उनके ऊपर जो दांतों की संख्या वो 85 से लेके 115 तक होती है। जबड़े के प्रत्येक पार्श्व में 40 से 45 तक बटन के आकार के उभार होते हैं जिन्हें सिलाइवरी पेपिला कहते हैं, और प्रत्येक पेपिली में लार ग्रंथियां या जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके असंख्य छिद्र इसके अंदर आकर खुलते हैं। अच्छा, ये जबड़े होते हैं ये पेशीय गति के द्वारा गति करते हैं और आर्यों की भांति कार्य करते हैं। एक साथ क्रिया करते हुए ये प्रपोशी की त्वचा पर वाई अक्षर के समान घाव का निर्माण करते हैं। तो जब ये जब होस्ट की जब स्किन को काटते हैं तो एक साथ गति करते हुए वाई अक्षर के आकार का घाव बनाते हैं जिसके द्वारा कि ब्लड सक किया जाता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो तीसरा भाग है इसका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स होता है वो कौन से 5वें से लेके 8वें खंड तक इसके अंदर है। जैसे ये डायग्राम के अंदर जो ऊपर का जो फुली हुई स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स दिखा रखी है। तो बकल कैविटी एक जो इसकी बकल कैविटी होती है वो एक अत्यंत पेशीय फेरिंग्स में खुलती है जो एक अंडाकार वेसिकल के रूप में होती है और 5वें से 8वें खंड तक फैली हुई होती है और इसकी भीतरी सतह पर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। अच्छा, बाहर की तरफ इसके चारों ओर एक कोशी के सिलाइवरी ग्लैंड्स के बंडल्स होते हैं जो इसमें दिखा रखे हैं, है ना। ये इसकी सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सिलाइवरी ग्लैंड्स के बंडल होते हैं जिनकी नलिकाएं अंदर की ओर बढ़कर तीनों जबड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो तीनों जबड़ों में जाकर इनकी जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके एंड्स होते हैं वो खुलते हैं और उनकी सिलाइवरी पेपिला में खुल जाते हैं। इन ग्लैंड्स के सेक्रेशन में हिरुडीन नामक एंटीकोगुलेंट होता है जो जोंक द्वारा रुधिर ग्रहण करते समय ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है। तो ये जो हिरुडीन होता है जब ये ब्लड सक करता है तो ब्लड के स्कंदन को रोक देता है। तो इस तरह से इसके अंदर फेरिंग्स होती है और फेरिंग्स के जो दोनों तरफ इसके अंदर क्या होती है, पूरी इसकी मसल्स होती है वो डेवलप होती है और इसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी रेडियल मसल्स इसके अंदर पाई जाती है जिसके द्वारा ये जो सकिंग की क्रिया होती है वो संपन्न करती है। फिर इसके बाद में इसका चौथा जो भाग है वो है ईसोफेग्स। तो ईसोफेग्स 8वां और 9वां खंड होता है, उनके मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, बस वही उसकी ईसोफेग्स है जो कि फेरिंग्स को क्रोप में जोड़ने का काम करती है। अच्छा, फिर उसके बाद में इसके अंदर अगला इसका भाग क्रोप। तो क्रोप है वो इसकी जैसे ये डायग्राम में देखो आप, ये वाले क्रोप है ना, तो ये 9वें खंड से लेके 18वें खंड तक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आरनाल का सबसे बड़ा भाग होता है और ये एक पतली भित्ति की नली बनाते हैं पूरी तरह से जो 9वें से 18वें खंड तक फैली हुई रहती है। अच्छा, इसकी जो संकरे जो संकीर्णों द्वारा ये लगभग 10 या कभी कभी 11वें चैम्बर तक पाए जाते हैं इसके अंदर। तो 10 से लेके 11 तक ये विभक्त होते हैं। ये चैम्बर श्रृंखलाबद्ध होते हैं और स्फिंक्टर युक्त वर्ताकार छिद्रों द्वारा पृथक रहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर बात करें अपने स्ट्रक्चर की, तो जो इस क्रोप है, क्रोप का जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है, संकरा होता है और पीछे का भाग इसका चौड़ा होता है। तो जो इसका आगे का जो चौड़ा संकरा भाग है वो क्या, वहाँ पर उसमें स्फिंक्टर या अवरोध नहीं पाई जाती है जो कि ब्लड को बूंद बूंद करके आगे की तरफ जाने का कार्य करती है, एकदम उसको ब्लड को नहीं जाने देती। अच्छा, जो इसका लास्ट भाग होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड आउटग्रोथ के रूप में जो डेवलप होता है और वो जैसे इसके किनारे हैं, जैसे बाहर की तरफ ये फैली हुई स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लाइंड नलिकाओं के रूप में है उन्हें अपने सिका या डायोटिकुला कहते हैं। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर। अच्छा, जो अंतिम इसकी क्रोप है, जो लास्ट इसका 18वां खंड है, तो 18वां खंड की जो क्रोप है उसकी जो डायवर्टिकुला होती है वो क्या, बहुत अधिक फैले हुई कंडीशन में रहते हैं, बड़े होते हैं और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 22वें खंड या उससे पीछे तक फैले हुए रहते हैं। फिर इसके बाद में इसके अंदर आता है इसका अगला स्टमक।
तो स्टमक है वो 19वें खंड में होता है, और क्रोप का अंतिम चेंबर पीछे की ओर एक कीप के नली की आकृति की रचना में खुलता है, और ये इसका क्या स्टमक कहलाता है। फिर इसके बाद में इसका अगला जो भाग है वो है इसकी इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन है वो कौन सी 20वें से लेके 22वें खंड तक इसके अंदर इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो स्टमक के पीछे की तरफ इंटेस्टाइन होती है, जो एक पतली भित्ति की सीधी नलिका के रूप में होती है, जो 20वें से 22वें खंड तक फैली हुई रहती है, और इसके अंदर के लेयर में बहुत विलाई, इसके अंदर क्या होती है, अनेक विलाई पाई जाती है, जो कि इसका अवशोषण का क्षेत्र होती है वो बढ़ा देती है। फिर उसके बाद में इसके अंदर होता है रेक्टम। तो रेक्टम है ये इसके 23वें से लेके 26वें खंड तक इसके अंदर पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन के पश्चात इसके अंदर कुछ फूला हुआ भाग पतली भित्ति का होता है, जो कि रेक्टम होता है, और ये 23वें से 26वें खंड तक फैला हुआ रहता है। और जो रेक्टम होता है वो 26वें खंड में डोर्सल सरफेस के मध्य में एनस के द्वारा बाहर खुलता है। अच्छा, रेक्टम के अंदर अनेक सिलेटेड क्यूटिकल लेयर्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर फोल्ड्स नहीं पाए जाते, फोल्ड्स का अभाव होता है। तो इस तरह से ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपने देखा। फिर इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है वो है इसका फूड फीडिंग एंड डाइजेशन से संबंधित। तो सबसे पहले अपने इसकी फूड की बात करें तो ह्यूडनेरिया है वो स्वभाव में अपने को पता है कि कौन सा सेंग्यूवोरस होता है, रुधिरहारी, रुधिर ग्रहण करता है, और ये उन पशुओं और पालतू जंतुओं का रुधिर शक करने का कार्य करता है जो कि इसके कांटेक्ट में आते हैं या इसके वासस्थान में आ जाते हैं। अच्छा, फीडिंग और इंजेक्शन की बात करें कि ये भोजन को किस तरह से ग्रहण करता है, और जो इसकी ग्रहण करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या करता है, जोंक अपने पोस्टीरियर शक्कर द्वारा शिकार पर दृढ़तापूर्वक चिपक जाता है, और फिर उसकी जो एंटीरियर शक्कर होता है वो आगे की प्रोसेस करता है, और उसके अंदर मूवमेंट होती है, ऐसा मान लेते हैं अपने, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो तीनों जबड़े होते हैं वो मुख से बाहर फैल जाते हैं, और आरियों की भांति गति करके होस्ट की स्किन में किसी प्रकार का दर्द किए बिना वाई अक्षर का चीरा बना देते हैं। फिर ये स्किन की जो ब्लड कैपिलरीज है उनसे ब्लड निकालने का कार्य करते हैं, और इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर इसका प्रियोरल चेंबर, बकल कैविटी और जो फेरिंग्स हैं उनकी सहायता से ये चूसने का काम करते हैं या ब्लड सकिंग का कार्य करते हैं। तो जो इसकी रिंग्स है, फेरिंग्स की जो रेडियल मसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर को चूसा जाता है। अच्छा, इसी दौरान इसके अंदर जो इसकी सिलाइवरी ग्लैंड्स है उससे हिरुडीन का सेक्रेशन किया जाता है, जो कि सिलाइवा जो कहाँ जबड़ों के अंदर होती है तो वो सिलाइवा का सेक्रेशन करती है, और ये जो हिरुडीन है वो ब्लड को क्लोट होने से रोकती है। तो इस तरह से इसके द्वारा ब्लड का शक करने का कार्य किया जाता है। अच्छा, एक बार के आहार में एक जोंक स्वयं के बाहर से कई गुना ब्लड चूस लेती है, जो इसके लिए कई महीनों के लिए पर्याप्त होता है। पूरा आहार या जो ब्लड है चूस लेने के पश्चात ये अपने शिकार से अलग हो जाती है, और अंधेरे या फिर कोई सुरक्षित स्थानों की खोज करके और वहाँ आराम के लिए चली जाती है, और वहाँ पर इसमें आगे की जो डाइजेशन की क्रिया होती है। अच्छा, इसकी जो डाइजेशन है, डाइजेशन की क्रिया के अंदर क्योंकि ब्लड का शक करने का कार्य करती है ये, तो इसमें हिमोलाइसिस और डाइजेशन ये दोनों क्रियाएं संपन्न होती है। तो हिमोलाइसिस यानी रक्त का अपघटन होना है इसमें, और डाइजेशन की क्रिया इसमें जो भी इसके प्रोटीन या जो भी घटक है उनका डाइजेशन करने का है। तो जो इसकी हिमोलाइसिस की क्रिया है वो हिमोलाइसिस की क्रिया क्रोप के अंदर संपन्न होती है। तो इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले तो ये अंतर्ग्रहित जो ब्लड है उसको क्रोप और उसकी सीकम में अनकोगुलेटेड रूप में ही संचित किया जाता है, और क्रोप और सीकम
एक बड़े वेसिकल की भांति कार्य करते हैं, इसके अंदर स्टोर का कार्य करते हैं। अच्छा, क्रोप में ब्लड का हिमोलाइसिस होता है और रुधिर की कणिकाएं इस प्रोसेस में टूट जाती है और इसकी हीमोग्लोबिन का विलयन बन जाता है। अच्छा, हिमोलाइटिक ब्लड है उसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है और फिर ये जो बचा हुआ शेष मटेरियल है वो जेली के समान गहरे लाल रंग का हो जाता है। अच्छा, इसके पश्चात जो ब्लड है फिर वो क्रोप से बूंद बूंद करके स्फिंक्टर युक्त इसके छिद्रों से होकर स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में पहुंचने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है, लाल से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, जो इसके आगे की जो डाइजेशन की क्रिया है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में ही संपन्न होती है। तो जो पाचन की क्रिया है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में पूर्ण होती है। अच्छा, जो हिरुडिनेरिया है उसके अंदर डाइजेशन से संबंधित पूरी इसकी जो खोज है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो सबसे पहले 1909 में हिज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इसके अंदर एक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम या प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है जो कि इसके प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। अच्छा, और जैसे हिरुडो के ऊपर खोज करते हुए बसिंग नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि इसके अंदर जो इंटेस्टाइन है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं और उन जीवाणुओं के द्वारा इसके अंदर डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फिर सॉरी फिर डाइजेशन के बाद में इसमें एब्जॉर्प्शन और इजेशन की क्रिया। तो एब्जॉर्प्शन जो है अवशोषण की क्रिया, तो अवशोषण है वो इसके जो पचा हुआ ब्लड है, पचे हुए ब्लड का स्टमक और इंटेस्टाइन में धीरे धीरे अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पाई जाती है और जिससे उसका अवशोषण का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, तो वहां पर अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, एक बार के लिए गए जो पूर्ण आहार है उसके पाचन में लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग जाता है, उसको दोबारा से ब्लड सक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर इजेशन की क्रिया, इजेशन या बहिक्षेपण की जो क्रिया होती है, तो बिना पचा हुआ जो भोजन है वो रेक्टम में एकत्रित कर लिया जाता है और वहां से फिर जो इसकी 26वें खंड के अंदर जो मिड डोर्सल की ओर जो एनस होता है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इजेशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो आहार नाल है उसकी स्ट्रक्चर और उसमें डाइजेशन, ये इसकी जो टॉपिक है वो अपना है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के अंदर फूड किस तरह का है, इसका कौन सा सिंग्यूवरस है ये, जो कि ब्लड को अपना आहार के रूप में यूज करता है। अच्छा, फीडिंग मैकेनिज्म जो एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर की सहायता से ये फीडिंग मैकेनिज्म करता है और फिर उसके अंदर हिमोलाइसिस और डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।